भगवान को खिलाने बैठ आया। आजा मेरा बाबू, मेरा दूध चूमी। हे कृष्ण भगवान जी, तीन बैके भावनी को सिर खून ना चढ़ स्पर्श प्रणाम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सर के गांव पिलखेड़ी में आए। सबसे पहले मैं सर का परिचय कराता हूं। आप हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय एटा में 13 साल तक प्रिंसिपल के पद पर रहे और आज आप एटा नवोदय के पितामह के नाम से जाने जाते। आपने एक ऐसी नींव रखी कि आज उस विद्यालय से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर्स बहुत अच्छे महत्वपूर्ण पदों पे आपके शिष्य पहुंच रहे हैं। आप DC डिप्टी कमिश्नर से रिटायर हुए नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। मेरा सवाल ये है कि आपने इतने अच्छे महत्वपूर्ण पद को सुशोभित किया और हम लोग रास्ते से आ रहे थे और राकेश जी और हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ तो सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है और आपने जब पढ़ाई की होगी उस समय तो सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी रही होगी। तो सर, इन सुविधाओं को और परिस्थितियों को देखते हुए आपने किस तरीके से पढ़ाई की, एक संक्षिप्त रूपरेखा हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से मोटिवेट हुए और इतनी अच्छी परीक्षाएं पास करके इतने महत्वपूर्ण पदों पे पहुंचे। और ये इसलिए सर कि ताकि आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरणा ले सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे छात्र एटा से इतनी दूर मेरे गांव पौड़ी गढ़वाल के पिलखेड़ी गांव में आए हैं। मैं अपने छात्रों का स्वागत करता हूं। उन्होंने देख लिया कि पहाड़ों की स्थिति किस प्रकार से है। जब मैंने 10th पास किया तो मैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जा करके अध्ययन करता था और उसके बाद में 10th तक ही वह विद्यालय था। 11th 12th मैंने इंटर कॉलेज भिरको खाल से किया, वो 15 किलोमीटर दूर था। तो मैं रविवार के दिन स्कूल जाता था और वहीं हॉस्टल में रहते थे और शनिवार के दिन घर आते थे। 10वीं और 12वीं क्लास तक हमारे पास में विद्युत नहीं था, हम लोग लालटेन में बैठ करके पढ़ते थे। उसके बाद जब मैं देहरादून गया तो हमें शिक्षा के महत्व का पता चला कि शिक्षा किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। मैंने BA में जब इंग्लिश ली, जब हमारे प्रोफेसर भट्टाचार्य अंग्रेजी पढ़ाते थे तो हमें बिल्कुल भी पहले समझ नहीं आया, क्योंकि पहाड़ की जो स्थिति है उस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती थी। और देहरादून में जा करके हमने जो है बहुत अध्ययन किया। फिर हमने UPSC से एग्जाम दिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से एग्जाम दिया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से मेरा इंडियन एयर फोर्स में सीनियर ट्रांसलेटर में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने वह ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा नवोदय विद्यालय में चयन हो गया PGT के पद पर। और PGT के पद पर मैं लगभग 4.5 साल रहा और डायरेक्ट इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट के थ्रू में 1994 में प्रिंसिपल के पद पर मेघालय में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय विलियम नगर को ज्वाइन किया। जवाहर नवोदय विद्यालय विलियम नगर में 1994 से लेकर के 1997 तक मैं रहा। जब मैं पहले विलियम नगर में गया 1989 में, तो बच्चों को ना हिंदी आती थी और ना इंग्लिश आती थी और मैं 6 के बच्चे से मैंने जो है गारो लैंग्वेज सीखी। जब 1997 में मैं एटा आया तो उस समय विद्यालय में क्लास 10 तक की स्कूल था। मैं दिसंबर 1997 में एटा आया। फरवरी 1998 में मैंने विद्यालय शिफ्ट कर लिया, जबकि विद्यालय में डाइनिंग हॉल नहीं था। सड़क पे बैठ करके 2-3 साल तक 2000 तक खाना खिलाया। वो मेरे बच्चे एम्स में सेलेक्ट हुए, MBBS में सेलेक्ट हुए। हमने जो है जीवन में संघर्ष झेला है और मैंने हमेशा अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा रखी है कि आप संघर्ष से अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। सर, आपका जो सेवा काल रहा नवोदय विद्यालय समिति के लिए वो बहुत शानदार रहा। हम आज भी मिलते हैं आपके विद्यार्थियों से, तो जो सम्मान आपको मिलता है वो बहुत कम लोगों को ऐसा सम्मान मिल पाता है और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि सर हम आपसे जुड़ पाए। रिटायरमेंट के बाद आपने जो गांव में पिलखेड़ी में एक दुर्गा माता जी के मंदिर का बहुत अच्छा निर्माण कराया है, इसकी प्रेरणा कैसे मिली और इसका क्या उद्देश्य रहा सर? मैं लगातार अपने पैतृक गांव आता रहता हूं, अपने भाई बंधुओं से मिलता रहता हूं। विगत वर्ष में जब गांव में आया तो हमारी भतीजी की शादी थी, में सभी भाई बंद आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि भाई साहब गांव में मंदिर होना। मैंने कहा अवश्य होना चाहिए, जमीन मेरे पास में है, जमीन मैं देता हूं और आप लोग सब सहयोग कीजिएगा। तो सबने 6, 7 और 8 जून को मेरे छात्र एटा से आए, सब परिवार भी आए और सब ने उन्होंने देखा कि गढ़वाल की संस्कृति किस प्रकार से हमारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, किस प्रकार से हमारी जो यहाँ पे महिलाएं हैं वे पहाड़ी नृत्य करती हैं, हमारी संस्कृति कितनी अद्भुत है
और सबके सहयोग से, सभी भाई बंधुओं के सहयोग से, रिश्तेदारों के सहयोग से हमने गांव में दुर्गा माँ के मंदिर का निर्माण करवाया है। 3 दिन से 6, 7 और 8 जून से 3 पंडित जी यज्ञ कर रहे थे और 8 तारीख को विशाल यज्ञ हुआ। इस प्रकार से 8 तारीख को ये जो महा आहुति मंदिर में हुई है, सबने इस महायज्ञ में अपनी तरफ से आहुति दी है, वो हम माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम सबके लिए फलीभूत होगी और उसके साथ साथ सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान सभी का रहेगा। मुझे ये लगता है कि जो लोग पिछले 45-50 वर्ष से गांव में नहीं आए, वे लोग पहली बार आए। जिन लोगों का जन्म बाहर हुआ था, वे जब हमारे गांव में आए तो कह रहे थे कि हम पहली बार अपने गांव में आए हैं, अब हम अपने गांव में अपने लिए आवास निर्माण कराएंगे और हम लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी है। प्रकृति में जो ओक ट्रीज हैं वो पूरे आच्छादित है, जिससे कि यहाँ का जल बहुत ही जो है शुद्ध है, निर्मल है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मेरे छात्रों ने भी प्रकृति का पूरा आनंद लिया। 3 दिन से वो पूरे पिलखेड़ी ग्राम में ऊपर पहाड़ियों में सब परिवार घूमने के लिए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे परिचित हो रहे हैं, यहाँ से संस्कृति को देख रहे हैं, यहाँ की सभ्यता को देख रहे हैं। और जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है जिसमें 500 से अधिक महानुभावों ने यज्ञ में आहुति दी है, उन सब के व्यवहार को उन्होंने देखा है और किस प्रकार से यह महायज्ञ यहाँ पे किया गया, उस सब के मैनेजमेंट में मुख्य कार्यकर्ता मैं था और मेरे साथ में मेरे सभी गांव के भाई बंधुओं ने पूरा सहयोग दिया, जिससे कि हमने इस महायज्ञ को सफल बनाया। सर, मैं एक सवाल और ये जानना चाहता हूँ कि जो 3 दिन का कार्यक्रम था, 6, 7, 8, अगर आप इसको क्रमबद्ध तरीके से ये हमें बताएं, जिससे कि और भी हमारे जो प्लेन वाले लोग वो समझ सकें कि पहले दिन ये कार्यक्रम था, दूसरे दिन ये कार्यक्रम था और तीसरे दिन ये कार्यक्रम, तीनों दिनों का अगर अलग अलग बताएं तो हमें और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। 6 तारीख को मैंने ये जो मूर्ति है दुर्गा माता की, ये जयपुर से 6 तारीख को हमारे जो आचार्य हैं गांव में आकर के उन्होंने यज्ञ में माता दुर्गा की मूर्ति को खोल करके उनके आंखों में पट्टी बांध करके उस ऊपर से उन्हें आवरण से आच्छादित करके जो है गंगा जल में पहले दिन रखा गया। दूसरे दिन जो है आचार्यों ने उनको जो है अन्न में, चावल में, अक्षत में और फलों से माँ को जो है तोला गया, ताकि माँ का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे। आज 8 तारीख को माँ की आंख अनावरण किया गया और पूरे दिन प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक तीनों आचार्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहे। दुर्गा के सारे श्लोक उन्होंने सुनाए और महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने के लिए लगभग 500 से ऊपर मेरे गाँव के सभी वृद्ध जन, युवा जन, बाल जन, महिलाएं, हमारी भाभियाँ, बहनें, हमारी फूफियाँ सब आई और उन्होंने इस महायज्ञ में आहुति दी। सर, हमें यहाँ गढ़वाली नहीं आती है, तो जो ढोल बजा रहे थे और लोग नाच रहे थे, वो क्या चीज? वो हमारी संस्कृति का एक अध्याय है। उनको हम दास कहते हैं, सेवक कहते हैं। माँ दुर्गा की स्तुति गढ़वाली भाषा में प्रस्तुत कर रहे थे, ढोल और दमाव बजा रहे थे, जिससे कि जो है माँ दुर्गा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, विष्णु भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, दुर्गा माता की उत्पत्ति से लेकर के उनका जो है तांडव से लेकर के यज्ञ में विघ्न बाधाएं डालते थे, उन असुरों का माँ ने कैसे संहार किया, इसको वो गढ़वाली भाषा में वाद्य यंत्रों के साथ में और अपनी गायन विद्या के साथ में प्रस्तुत कर रहे थे, जिससे कि हमारी माँ बहनें माँ दुर्गा के स्वरूप में नृत्य कर रही हैं। सर, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज नजर आई और मैंने भी सीखने की कोशिश की, वो था यहाँ का मैनेजमेंट और अनुशासन। वो सर, ये पहाड़ी कल्चर है या जिस तरीके से आप मैनेज नवोदय विद्यालय में भी करते रहे, वहाँ भी आप अनुशासन के लिए हमेशा एक अलग पहचान के लिए जाने जाते रहे, तो वो भी यहाँ दिखाई दिया कि एक छोटी सी जगह लोगों की व्यवस्था करना, किसी भी तरीके की अव्यवस्था का न होना। एक तरफ खाना बनाया जा रहा है, एक तरफ लोग खाना खा भी रहे, एक तरफ दुर्गा माता की स्तुति भी हो रही है और इधर मंदिर में हमारे वैदिक श्लोकों का उच्चारण भी हो रहा है और लोग देख भी रहे हैं। इसका क्या राज है? हम लोगों ने नवोदय विद्यालय में प्रशासन सीखा है। मेरे भाई बंधुओं का मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। उन्होंने 1 मास पहले मुझसे निवेदन किया कि आप गाँव में आइए, कार्यक्रम को कैसे किया जाना है आप आ करके यहाँ हमें बताइए। फिर मैं आया और मैंने सारी व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, भोजन वितरण की व्यवस्था, चांदनी वगैरह लगाने की व्यवस्था और कार्यक्रम में जितने भी आइटम्स हैं और जितने मेहमान हैं वो गांव में किस प्रकार से कहाँ रहेंगे, इस सब की व्यवस्था के लिए जो है अपने भाइयों से को जो है उत्तरदायित्व दिया। नवोदय विद्यालय आगरा और बनारस में होटल मैनेजमेंट है और मैं वहाँ होटल मैनेजमेंट में हमेशा अपने लेक्चर को डिलीवर करने के लिए जाता रहता था और ये प्रशासनिक व्यवस्था हमें नवोदय विद्यालय
विद्यालय में प्राचार्यों को हमेशा सिखाई गई है कि प्रशासन कैसे करना है, क्लस्टर लेवल से लेकर के क्षेत्रीय लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से करना है। अपने भाई बंधुओं की एक व्यवस्था थी, सबने अपना पूरा सहयोग दिया। और यहाँ का जो पर्यावरण है, वातावरण है, हवा है, पानी है, वो बहुत अच्छी है, हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ गांव में घूमे तो यहाँ एक काफी परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। उसका क्या रीजन है? और आप अब गांव से पुनः जुड़े हुए हैं अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, तो आपकी कोई ऐसी योजना है कि पर्यावरण को थोड़ा सा बढ़ावा, पलायन को कम किया जा सके, या जो लोग जा चुके हैं फिर उनकी घर वापसी हो सके? पलायन का मुख्य कारण पहाड़ों में छात्रों की पढ़ाई है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और उसके साथ साथ सेवा भावना जो है व्यक्ति के अंदर कि उनकी आय कैसे बढ़ेगी। इसलिए जो है व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के बाहर जाते हैं कि ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो सके, उनकी आजीविका का साधन बन सके। वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए पलायन हुआ है। 74 में जब मैंने 12th किया था उस समय मेरे गाँव में लगभग 35 परिवार थे और उसके बाद में मैंने आकलन किया है कि लगभग इस समय 45 परिवार पूरे भारतवर्ष में रह रहे हैं और गांव में मात्र 18 परिवार हैं। उसका मुख्य कारण जो है शिक्षा है। गांव में जंगली जानवर बहुत अधिक हो गए हैं, जिससे कि लोगों को यह लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का प्रतिफल हमें नहीं मिल पाता है। सर, आपने बताया था कि यहाँ पे पानी के 2 स्रोत हैं, एक नीचे एक ऊपर। वहाँ पे पानी बहुत ठंडा निकलता है, फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा। हम गए भी थे। आपने कहा वो ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे से रिस रिस के आता है और जड़ी बूटियों से युक्त पानी है। तो सर, वहाँ पे कुछ लोग ओक समझ नहीं पा रहे थे, कोई दूसरा नाम ले रहे थे। आप हमें बताइए वो कौन सा नाम? ओक का कोई गढ़वाली? हाँ, गढ़वाली नाम ओक का बांज है। बांज का पेड़ जो है विश्व में सबसे अधिक पानी रिटेन्ड करता है, क्योंकि वह 12 महीने उसमें ग्रीनरी रहती है। उसकी जड़ों का जो पानी है वह ठंडा होता है। जिन भी देशों में बांज के पेड़ है वहाँ का बांज के पानी का जो स्रोत होगा वह हमेशा ठंडा रहेगा और जो खुश्क क्षेत्र के पानी का स्रोत होगा वह गर्म रहेगा। मेरा गाँव खुद ही एक घाटी में है जो 3 तरफ से पहाड़ियों से आच्छादित है और गंगा नदी हमारे बिल्कुल पास में है। मेरा ऊपर गांव के ऊपर डांड जो हमारी जमीन है वहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश रात्रि के समय में पूरी लाइट दिखाई देती है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ है कि वहाँ इस समय सड़क की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो वह हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही कॉमर्शियल भूमि हो सकती है। हमने गढ़वाली संस्कृति को देखा, समझा, खुद अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा। पहाड़ी संस्कृति से पहली बार परिचित होने का सौभाग्य मिला। उसका सारा श्रेय हमारे पूर्व प्राचार्य और डिप्टी कमिश्नर सर को जाता है। सर, आपने हमें ये मौका दिया कि हम पहाड़ों के किसी गांव में जाएं, रुकें और वहाँ के कल्चर को देखें, खाना खाएं, और बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहाड़ी कल्चर आज भी बेहतर है। आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। आप मेरे गांव में आए, आपने यहाँ से संस्कृति को देखा। एटा और पिलखेड़ी की संस्कृति में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ के बच्चे अपने जीवन को किस प्रकार से बनाते हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं और प्रकृति के साथ में यह संघर्ष ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। मैं संपूर्ण भारत के सभी विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपने जीवन में भली प्रकार से अध्ययन करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नियमित विद्या अध्ययन करें। विद्या की धन से बढ़कर के जीवन में कोई धन नहीं है। विद्या ददाति विनयम। मैं अपने एटा के सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपने संपूर्ण ग्राम वासियों की तरफ से उन्हें धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। जी।